नियमों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन किया गया है। अब बात करते हैं अपने मुख्य बिंदुओं की। तो सबसे मुख्य बिंदु ये है कि जो ये आपकी टीम है, इसे सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता पड़ी। इसके लिए मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको कहूंगा कि लगभग 4 महीने का महत्वपूर्ण समय हम गंवा चुके हैं। उसमें 67,867 की जो अवैध चयन सूची है, उसे गलत ठहराना तो दूर की बात है, हम उस पर स्टे भी नहीं ले पाए हैं। इसके विषय में ज्यादा बात करना शायद मेरे हिसाब से उचित नहीं है। सभी को पता है कि इतने अपार समर्थन और इतनी अपार उम्मीदों के बाद भी हमें कोई रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला है। मैं भी 2.5 महीने पहले एमआरसी लीगल टीम लखनऊ के साथ कनेक्ट हुआ। दिन रात उन्हीं के भरोसे काम करता रहा, डाटा पर लगातार बहुत काम किया और फिर आयोग गए। आयोग में लगातार सुनवाइयां की और मजबूत पैरवी की। आपके जो बेसिक शिक्षा विभाग के जितने भी अफसर थे, उनके हर बिंदुओं को हमने काउंटर किया। हर बिंदुओं पे ये हमने दर्शाया कि विभाग गलत जानकारी आयोग के सामने प्रस्तुत कर रहा है। उनके पास जो भी जानकारियां थी, जो भी जानकारियां उन्होंने विभाग को के सामने प्रदर्शित की हैं, वो सारी भ्रामक थी और इतनी गलत थी कि जिसे हमने स्पष्ट तौर पर सबके सामने खोल के रख दिया। और ये मित्रों एक दिन में नहीं हो सकता है। लगातार 2 महीने दिन रात उठते सोते बैठते खाते पीते सब समय हमारे दिमाग में एक ही चीज चलती थी कि किस प्रकार किन बिंदुओं को हम काउंटर कर सकते हैं। 20 अगस्त 2020 मैं जब फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में उपस्थित हुआ तो वहां देखा कि जो अपने आप को बड़े बड़े वकील साबित करते हैं, वो 2 मिनट में अपनी बात खत्म करके कुर्सियां ढूंढ रहे थे और सरकार मुख्य बिंदुओं पर जवाब देकर आयोग को सेटिस्फाई करना चाहती थी। किंतु फिर हमने अपने केवल 2 बिंदुओं से ही सरकार को घेरना स्टार्ट किया और उस सुनवाई को खत्म किया। तत्पश्चात उपाध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने हमें उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया और कहा कि अब इस केस को ललित लश्करी देखेंगे। सारी ड्राफ्टिंग, सारा काउंटर ये करेंगे, हम सारी जिम्मेदारी इन्हें सौंपते हैं। उनके द्वारा दी गई जिम्मेदारी का हमने ईमानदारी से, कर्तव्यपरायणता के साथ और पूर्ण निष्पक्षता के साथ निर्वहन किया और 24 अक्टूबर की सुनवाई में हमने गवर्नमेंट द्वारा प्रदत्त जो आंकड़े थे उन्हें सभी को गलत प्रूव किया। किस प्रकार आपने एमआरसी को गलत लगाया है, किस प्रकार आपने आरक्षण का उल्लंघन किया है, सारी चीज हमने क्लियर कर दी। गवर्नमेंट के डाटा को ही हमने गलत प्रूव कर दिया। उसके बाद 24 तारीख को विभाग के अधिकारी दोबारा से आयोग के सामने भ्रामक डाटा पेश करते हैं। उन्होंने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 67,867 अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का जिलावार, आरक्षणवार, वर्गवार आंकड़ा जारी किया। आंकड़े ओवरलैपिंग, ओबीसी के 27% आरक्षण सभी को पूरा करते हैं। किंतु हमने इतनी ज्यादा मेहनत की थी अपने डाटा पर कि हमें 2 मिनट लगा और हमने उनके आंकड़ों से पाया क्या गया। पाया ये गया कि यूआर में ओबीसी के लिए अलग कट ऑफ और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए अलग कट ऑफ। हर जिले में ऐसा ही है। अर्थात अगर हम स्टेट वाइज की बात करें, ओवरऑल बात करें, तो ओवरऑल चयन सूची में भी बिल्कुल ऐसा ही प्रदर्शित होता है कि जो 34,589 पर जो अभ्यर्थी है उसमें से सामान्य वर्ग के स्पेशल कैटेगरी के अभ्यर्थी को घटाकर
जो लास्ट सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी यूआर में सिलेक्ट हो रहा है, उसमें चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उसकी कट ऑफ अंतिम चयनित अभ्यर्थी जो धीरज सिंह है, जिनकी कट ऑफ 67.11 है से ज्यादा है। अर्थात विभाग ने यूआर में ओबीसी के लिए अलग और जनरल के लिए अलग कट ऑफ लगाई है। ओबीसी कट ऑफ ज्यादा और जनरल की कट ऑफ कम। दूसरा, विभाग ने बहुत ही सादे तरीके से यूआर में चयनित ओबीसी के अभ्यर्थियों को यूआर में काउंट ना करके उन्हीं की कैटेगरी में काउंट कर दिया गया, जो सीधा सीधा 1994 के उनके शासनादेश, 1994 आरक्षण अधिनियम और 1972 की जो बेसिक शिक्षा नियमावली। अरे दोस्तों, नेटवर्क इशू था जिसकी वजह से वीडियो पोज हो गई थी। अब बात करते हैं दोबारा। उसके बाद वो खुली अवहेलना और उल्लंघन करता है जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के बिंदु संख्या 17 की, जिसमें सीधा सीधा कहा गया है कि आप ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को जो यूआर में सिलेक्टेड है उनके वर्ग के सापेक्ष कंसीडर नहीं कर सकते। दूसरा, विभाग ने बड़ी चालाकी की और अनारक्षित वर्ग में केवल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ही काउंट किया। जो शासनादेश जो 25 मार्च 1994 का है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके बिंदु संख्या 4 का खुला उल्लंघन है। इस प्रकार हमारे पास वो सभी मजबूत पॉइंट हैं जिसके बेस पर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर सकते हैं। और मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये अपील एक्सेप्ट होगी तो इसका बेस होगा माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अवमानना सरकार ने की है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो भी सूचियां या जो भी डाटा विभाग से मांगा, विभाग ने उसे तोड़ मरोड़ कर और गलत जानकारी विभाग माननीय आयोग के सामने रखी। मूल चयन सूची प्रोवाइड नहीं की और जिलावार वर्गवार की कट ऑफ नहीं बताया। दोस्तों, अब कुछ लोग माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की अहमियत पर क्वेश्चन उठाते हैं, सवाल करते हैं कि कहाँ गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्टे। तो आप सभी को मैं एक बात बता दूं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 67,867 अभ्यर्थियों की चयन सूची पर स्टे किया था, किंतु गवर्नमेंट ने बहुत ही साबित तरीके से नया जियो जारी करके 31,661 पदों के सापेक्ष भर्ती निकाली। अब इस भर्ती में जो अनियमितता होगी उन्हें संज्ञान में लेके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोबारा सुनवाई करेगा। तथ्य गलत पाए जाने पर दोबारा भर्ती पर रोक लगाएगा। किंतु यह काम इतनी चतुराई से किया गया कि बहुत ही कम समय में नियुक्ति पत्र बांट दिए गए। अब मेरे बहुत सारे दोस्तों को लग रहा होगा कि ललित जी आप बताइए, अब नियुक्ति पत्र बढ़ चुके हैं, अब क्या होगा। तो मैं आपको याद दिला दूं कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने लास्ट ऑर्डर में कहा, जो 31,661 की सुनवाई के लिए था, उन्होंने कहा कि आप कंटेम्प्ट में आइए और गवर्नमेंट अगर भर्ती कर रही है तो अपने रिस्क पे भर्ती कर रही है, हम खारिज कर देंगे। और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, आप सभी को पता है शिक्षा मित्र का केस, लगातार 2 साल तक सहायक अध्यापक पद पे रहने के बाद उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पद से हटा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं माननीय सुप्रीम India's biggest fashion festival is here. Myntra Big Fashion Festival from 16th to 22nd October. Download the app now. सुप्रीम कोर्ट की महिमा। और यहाँ तो सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन किया है सरकार ने। आरक्षण नियमों का हनन एक संवैधानिक हनन है। शिक्षा मित्र भी नौकरी कर रहे थे सहायक पद के अध्यापक पर, सहायक अध्यापक के पद पर।
लेकिन इस चीज से आप निश्चिंत रहे कि नियुक्ति दे दी। अभी यूपी पुलिस में एसआई जो पोस्ट थी उनके लिए ट्रेनिंग चल रही थी, और ट्रेनिंग पूरी होने से एक दिन पहले ही माननीय कोर्ट का आदेश आया, और जो अवैध रूप से चयनित थे उन्हें भर्ती से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जो लोग 10-10 साल तक अवैध रूप से नियुक्ति पाकर मजे करते हैं, माननीय कोर्ट के आदेश पर उन्हें बाहर कर दिया जाता है। इसके संबंध में बहुत सारे निर्णय हैं जिसको लेकर आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपकी अपनी टीम के पास समस्त प्रमाण, समस्त डाटा और बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पे आपकी टीम ने मेहनत की है, आप सभी के लिए की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर किसी कारणवश चयन भी पा जाऊंगा तो तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक मेरे एक एक भाई का जो आरक्षण के कारण इस भर्ती से बाहर है उसका चयन नहीं हो जाएगा। दोस्तों, इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मेरे द्वारा आयोग में जो डाटा प्रस्तुत किया गया है वो 100% वैलिड है, 100% वैध है। मैं एफिडेविट पे सारा डाटा दे सकता हूं, और उसमें एक भी पॉइंट को विभाग का कोई अधिकारी, विभाग का कोई सरकारी वकील काट के तो दिखाए, क्योंकि एक एक बिंदु पर कई रात गई है। सारा डेटा वेरीफाइड है, सारी ड्राफ्टिंग है। और दोस्तों, आपको एक मजे की बात बताऊं, इलाहाबाद जाने से पहले हम सुप्रीम कोर्ट के कई वकील से मिले। उन्होंने हमें डायरेक्ट कहा कि आपने सीधा सीधा आरक्षण नियमों का उल्लंघन, एमआरसी का उल्लंघन दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आप इन बिंदुओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराइए, और हाई कोर्ट में एज इट इज आप एफिडेविट पे इन बिंदुओं को लगा दीजिए। उनकी प्रेरणा लेते हुए मैंने देव भाई से संपर्क किया, और देव भाई को अपने बिंदुओं से अवगत कराया। तत्पश्चात देव भाई ने हमारी मुलाकात इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वश्रेष्ठ सर्विस मैटर के वकील अशोक खरे सर से कराई। सर ने कहा कि आप अपने पॉइंट्स अपनी फाइल में दे दीजिए, हम रिजॉइंडर में ऐड कर देंगे। यकीन मानिए, अगर वो पॉइंट्स रिजॉइंडर में ऐड होते हैं तो आपकी विजय निश्चित है। लेकिन आपको पता है, अभी 16 तारीख से माननीय हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश की छुट्टियां चलेंगी। जज साहब रामलीला देखेंगे, आपको भी पता है। उसके बाद कब डेट लगेगी, कब रिजॉइंडर आएगा। तो हमारा जो एम है कि हम कंटेम्प्ट में जाएंगे, याचिका एक्सेप्ट होगी, और कई वकीलों से, बड़े सीनियर वकीलों से बात करने के बाद उन्होंने ये कहा है हमें कि 2 से 3 सुनवाई में आपका केस खत्म हो जाएगा। 3 सुनवाई तो अधिकतम है, क्योंकि केस क्रिस्टल क्लियर है और वर्चुअल कोर्ट है। आपको भी पता है कि वर्चुअल कोर्ट में 1 से 2 सुनवाई होगी, उसके बाद रिटन सबमिशन मांग लिया जाएगा। रिटन सबमिशन में हमारे पास देने के लिए 1000 से ज्यादा पन्ने हैं। हम इतना बड़ा रिटन सबमिशन देंगे, तथ्यों को इस प्रकार देंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट उन तथ्यों को नकार नहीं पाएगा और आपकी विजय निश्चित होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि याचिका भी एक्सेप्ट होगी, स्पेशल अपील एक्सेप्ट होगी, क्योंकि बिंदु इतने स्ट्रॉन्ग हैं। और इस सब में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली को मैं अपने बहुत नमन प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि सीनियर अधिवक्ता ने यह कहा है कि अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रदत्त डाटा और गलत जानकारी आपके पास नहीं होती तो आप केस में कहीं नहीं ठहर पाएंगे। चाहे आपके पास 67,867 का डाटा जो आपने बनाया है
जिसमें आपने कैटेगरी फाइंड आउट की है वो भी बेकार है, क्योंकि उस बेस पे सुप्रीम कोर्ट आपको हाई कोर्ट भेज देगा। कई सारे अधिवक्ताओं से बात की, उन्होंने कहा आप हाई कोर्ट से जजमेंट लेके आइए, आप हाई कोर्ट से स्टे की मांग कीजिए। अगर हाई कोर्ट आपको स्टे नहीं दे रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में आइए, आप आ सकते हैं, लेकिन स्पेशल अपील में आप डायरेक्ट नहीं आ सकते। किंतु जब हमने वरिष्ठ अधिवक्ता को आयोग में हुई सुनवाई के बारे में सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा आपकी याचिका एक्सेप्ट होगी, आपकी याचिका में दम है, आपके बिंदुओं में दम है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की इसमें बहुत अहम भूमिका है। मेरे वो दोस्त जो अपना हौसला खो चुके हैं, जिनकी उम्मीदें नष्ट हो गई हैं, मैं ये कहूँगा आरक्षण की लड़ाई है, लड़ेंगे, जीतेंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, मेरे पे भरोसा रखिए, मेरी टीम पे भरोसा रखिए और अपने पे भरोसा रखिए, आपकी विजय होगी, क्योंकि सत्य आपके साथ है। और दोस्तों एक चीज और कहूंगा अंत में, बहुत ही कम समय में याचिका दाखिल होने जा रही है। इनिशियल फीस वकील की पे की जा चुकी है,